नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके समक्ष। आज हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत में अध्याय संख्या 67, सरकार के अधिकार तथा दायित्व, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के राइट्स और लाइबिलिटीज़ को हम पढ़ रहे हैं और ये संविधान के किस भाग में दिए हुए, चूँकि हम गैर संवैधानिक जो निकाय थे उनको पढ़ चुके हैं और अभी हम संवैधानिक अन्य संवैधानिक वाला जो यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ भाग लिखा गया है 13, लेकिन ये मैं बता दूं भाग संख्या 12 का है, गलती से 13 हुआ है, यहाँ पर मिस प्रिंटेड है मेरे हिसाब से। तो संविधान में भाग संख्या 12 है, उसमें 294 से लेकर के 300 तक जो है केंद्र राज्यों की संपत्ति, संविधानाधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद से संबंधित ये है। सबसे पहले मैं आपको, हम चलते हैं सारणी। देखिए हमारे संविधान में एक तो सहकारी समिति करके भाग है जो 9B भाग है, ठीक है। 9B में 243 एक ही अनुच्छेद के उपखंड दे रखे हैं। उसके बाद भाग संख्या 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, भाग संख्या 10 की बात यहाँ हो गई है। यहाँ से देखो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, ये भाग संख्या 11 का भाग शुरू हो जाता है और ये संबंध 245 से शुरू होकर के पूरे विधायी संबंध, उसके पश्चात प्रशासनिक संबंध 256 से शुरू करके 263 तक के संबंध है। यानी कि 245 से 263 तक के संपूर्ण अनुच्छेद जो हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो आएंगे संबंधों के अंतर्गत, ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत। भाग संख्या 263 पे 11 समाप्त होगा और 263 से आगे 264 से शुरू होगा भाग संख्या 12, जिसको हम कहते हैं संघ राज्य के वित्तीय संबंध। देखिए संबंधों की बात दो तरह की यहाँ होगी, एक तो प्रशासनिक और विधायी संबंध, दोनों ही जो है भाग 11 का अंश है, दोनों ही भाग 11 के अंतर्गत आते हैं। लेकिन दोनों के उपरांत जो वित्तीय संबंधों की बात हम करेंगे, या वो वित्तीय संबंध आते हैं भाग संख्या 12 के अंतर्गत। और 264 से लेकर के ये 300A तक चलते हैं। 264 से लेकर के 300A तक चलते हैं। उसमें सरकार के अधिकार, दायित्व, वो भी, और संपत्ति का अधिकार, ये सब सम्मिलित हैं। वैसे संघ राज्य वित्तीय संबंधों को हम 264 से लेकर के 293A तक लेके चलते हैं और 293 के उपरांत जो है 294 से लेकर के 300 तक जो है सरकार के अधिकार और दायित्व आ जाएंगे। और 300A जो है वो संपत्ति का अधिकार भी भाग संख्या 12 का ही अंश है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है भाग संख्या 12 का ही अंश, सरकार के अधिकार और दायित्व। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 12 समझ लीजिएगा इसको। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 294 से 300 तक जो है केंद्र और राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यता और वाद से संबंधित है। इस संबंध में संविधान ने केंद्र और राज्यों को वैधानिक एक व्यक्ति की तरह बनाया है। अब हम बनाएंगे केंद्र और राज्यों की संपत्ति के बारे में जानकारी, ठीक है। तो केंद्र और राज्यों की संपत्ति जो है उसमें हम कई तरह की संपत्ति देखेंगे, जैसे उत्तराधिकार से जुड़ी संपत्ति, राजगामी, व्यापकगत और स्वामी विहीन संपत्ति किसके पास रहेगी, सागरीय संपत्ति या संपदा किसके पास जाएगी। इसके अतिरिक्त विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण कौन करेगा, ठीक है। और कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण जो है वो भी किसके पास रहेगा। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हैं उत्तराधिकार। वर्तमान संविधान लागू होने से पूर्व सभी संपत्तियां और आस्तियां जो कि भारतीय प्रभुत्व या प्रांत या भारतीय राजाओं के राज्य के अधीन थीं, केंद्र या संबंधित राज्यों के स्वामित्व में आ जाएगी। तो उत्तराधिकार के रूप में देखें तो भारतीय वर्तमान संविधान लागू होने से पूर्व जो भी संपत्तियां थी, आस्तियां थी, भारतीय प्रभुत्व थी, प्रांत थी, भारतीय राजाओं के पास थी, किसके पास जो भी थी, ये संपूर्ण
जो है संपत्तियां हमारे केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगी। इस प्रकार भारतीय अधिराज्य या प्रांत या राजाओं के अधीन राज्य के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भी अब भारत सरकार या संबंधित राज्य के होंगे। दूसरा, राजगामी, व्यपगत और स्वामी विहीन। भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी का मतलब है कि उत्तराधिकार की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार। तो भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी। व्यपगत का मतलब यह है कि अनुपयोगी या उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति होना। व्यपगत या स्वामी विहीन यानी बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति। तो राजगामी संपत्ति हो, चाहे व्यपगत संपत्ति हो और चाहे स्वामी विहीन संपत्ति हो, ये सभी जो है संपत्ति के द्वारा अधिकारपूर्ण स्वामित्व वाले के लिए मिली हो। यदि संपत्ति वही हो वह अब राज्यों के अधिकार में होंगी तो वह अन्य स्थिति में संपत्ति केंद्र के अधिकार में होंगी। इन सभी तीनों स्थितियों में संपत्ति वैधानिक स्वामित्व न होने के कारण केंद्र के अधीन होंगी। तीसरी, सागरीय संपदा। भारत के राज्य क्षेत्रीय सागरखंड या महाद्वीप, मग्न तट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और मूल्यवान चीजें संघ में निहित होंगी, अतः समुद्र के निकट के राज्य इन पर अपना अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकते। भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक फैला है। इस प्रकार भारत का अनन्य आर्थिक जोन जो है 200 नॉटिकल मील तक फैला है। तो उपयुक्त यानी वास्तविक रूप से देखें तो 12 नॉटिकल मील, और वैसे अगर देखें तो 200 नॉटिकल मील तक का अधिकार होता है। चौथा वो है विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण। संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को भी 2 स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया। अब कौन कौन सी 2 स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया, वो 2 स्थितियां देख लेते हैं। सबसे पहली स्थिति है जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिकृत करे तब नहीं होगा। दूसरा, जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि जो उसकी निजी खेती की हो, अधिकृत की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो तब। तो ये स्थितियां हैं। इसके अतिरिक्त 5वीं जो संपत्ति की बात यहाँ हो रही है वो है कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण। संघ या राज्य किसी संपत्ति को अपनी विशेष शक्ति द्वारा की विशेष शक्ति द्वारा अधिकृत कर सकता है, कब्जे में रख सकता है या बेच भी सकता है। इसके अतिरिक्त संघ तथा राज्यों की इस विशेष शक्ति का विस्तार अपने या अन्य राज्यों में भी किसी भी व्यापार या व्यवसाय से भी है। अब हम समझेंगे सरकार के द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद। सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद। संविधान के अनुच्छेद 300 में भारत में सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध वाद की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 300 जो है उसमें है, इसमें व्यवस्था ये दी गई है कि भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के लिए केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं। मतलब भारत सरकार के द्वारा हो या उसके विरुद्ध वाद हो, तब केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल, जो केंद्र जो है सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं और राज्य सरकार वहाँ की सरकार के नाम का। ठीक, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार हो तो आंध्र प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार। इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए भारत संघ व राज्य यानी विधिक न्यायिक सत्ता नहीं है, और व्ययिक मतलब भारत
भारत जो है संघ है और राज्य जो है विधिक न्यायिक सत्ता है, न कि केंद्र और या राज्य सरकार। ठीक, संघ और राज्य है, न कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकारी दायित्वों के संबंध में संविधान अनुच्छेद 300 विस्तार से घोषणा करता है कि भारत संघ तथा राज्यों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध संबंधित मामलों में उसी प्रकार वाद चलाया जा सकता है जिस प्रकार औपनिवेशिक भारत में संविधान से पूर्व अभियोग चलाया जाता था। ठीक है, अभियोग जिस प्रकार चलाया जाता था उसी प्रकार से चलाया जा सकता है। यह उपबंध उन सभी विधियों से संबंधित हैं जो कि संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित हैं, किंतु ऐसा कोई भी कानून अब प्रचलित नहीं है। अतः इस समय स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान से पूर्व थी। संविधान पूर्व यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से लेकर के 1950 में संविधान लागू होने तक संविधान पूर्व सरकार पर उनके अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता था, किंतु उसके कर्मचारियों पर उसके गलत अनुबंधों के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता था। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है। किस प्रकार समझाया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम समझेंगे एक तो अनुबंध संबंधी शक्ति के रूप में, दूसरा नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी के रूप में। तो ये दो रूप हैं, इनमें हम समझते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे अनुबंध संबंधी दायित्व। अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा संघ अथवा राज्य परिसंपत्तियां अर्जित कर सकते हैं। कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग से संघ या राज्य परिसंपत्तियों को क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। उसको रख भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी बढ़ावा देने हेतु दे भी सकते हैं। किंतु संविधान के अनुसार इन अनुबंधों में 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, यह अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से होने चाहिए। ठीक। दूसरा, यह अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होने चाहिए। इसके अलावा यह अनुबंध उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित होने चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति नामित या निर्देशित करे। उसके बाद ये शर्तें केवल निर्देश के लिए नहीं बल्कि इन्हें पूरा करना आवश्यक है। इन शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में अनुबंधों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपने नाम किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसी प्रकार इन अनुबंधों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत है तथा सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति नहीं देती। इन जिम्मेदारियों की असफलता पर सरकार पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। अतः संघ सरकार तथा राज्य की सरकार की अनुबंधीय जिम्मेदारियां ठीक उसी प्रकार हैं जैसे अनुबंध के साधारण कानून में एक व्यक्ति की भारत में यह स्थिति ठीक ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की थी। दूसरी जो है वह है नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक संस्था थी। धीरे धीरे इसने भारत में क्षेत्र अधिग्रहण करने शुरू कर दिए और एक संप्रभु शक्ति बन गई। कंपनी के ऊपर एक व्यापारिक संस्था के रूप में वाद चलाया जा सकता था, एक संप्रभु संस्था के रूप में नहीं। कंपनी को उसके संप्रभु कार्यों में ये छूट उस ब्रिटिश सूक्ति पर आधारित थी कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अर्थात राजा अपने कर्मचारियों को गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था। इसके अलावा ब्रिटेन में राज्य यानी कि राजा जो भी है को कानूनी जिम्मेदारियों से रूढ़िगत उन्मुक्ति क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 द्वारा हटा दी। तो क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 जो है उसके द्वारा यह हट गई। किंतु भारत में स्थिति अभी भी वही है। ठीक है, ब्रिटेन में तो ये हट गई। अतः सरकार संघ या राज्य पर उन नागरिक गलतियों के लिए वाद चलाया जा सकता है जो उसके अधिकारियों ने असंप्रभु कार्यों के निर्वहन में की हैं, किंतु संप्रभु कार्यों जैसे प्रशासकीय न्याय, सैनिक रोड का निर्माण, युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही आदि में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता है। भारत में सरकार के संप्रभु और असंप्रभु कार्यों के मध्य यह विभेद तथा संप्रभु कार्यों में सरकार
को उन्मुक्ति प्रसिद्ध P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस 1861 द्वारा स्थापित हैं। भारत में सरकार के संप्रभु और असंप्रभु कार्यों के बीच में विभेद। एक संप्रभु कार्यों में सरकार को उन्मुक्ति, ये P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस 1861। तो P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस 1861 का ये केस है और इसके द्वारा ये स्थापित है। सबसे पहले मैं आपको ये केस दिखा देता हूँ। ये केस क्या था, इसको हम कहते हैं P&O को पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाम भारत के राज्य सचिव, 1861 का ये केस है। और इसके बाद अभी एक केस का जिक्र मैं आगे और करूंगा, वो है कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1965 का केस है, उसका मैं अभी जिक्र करूंगा, जस्ट करने ही वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आज़ादी के बाद के समय में उच्चतम न्यायालय ने भी कस्तूरी लाल मामला 1965 में इसको मान्यता दी। देखिए कस्तूरी लाल मामला जो है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कस्तूरी लाल मामला है ये। और तो एक तो भारत सरकार के संप्रभु और असंप्रभु कार्यों के बीच में विभेद हैं। संप्रभु कार्यों को जो है उन्मुक्ति दी हुई है, ये P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी केस के द्वारा स्थापित है। और आज़ादी की बात करें तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 1965 में इसको मान्यता दी है, ठीक है, भारत सरकार में। किंतु इस मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने संप्रभु कार्यों की सीमित व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया और कई मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिलवाया, ठीक है। नगेंद्र एवं मामले 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट प्रतिरक्षा के सिद्धांत की आलोचना की और राज्य की जवाबदेहियों के बारे में एक उदार रुख अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी सरकारी सेवक की लापरवाही से किसी व्यक्ति की हानि होती तब राज्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी और संप्रभु सुरक्षा के नाम पर वह अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता। आधुनिक अर्थों में विशिष्ट एवं अविशिष्ट कार्यों के बीच का भेद का अस्तित्व ही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर राज्य किसी प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता, इम्यूनिटी का दावा नहीं कर सकता। अब न्यायालय की इस मामले में की गई व्यवस्थाएं निम्नवत हैं। पहली व्यवस्था है एक सभ्य राज्य, पहली है एक सभ्य व्यवस्था में किसी अधिकारी को देश के लोगों के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती और इस व्यवहार के समय में विशिष्ट प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक हित की अवधारणा में बदलाव आया है क्योंकि सामाजिक संरचना में ही परिवर्तन आया है। कोई भी राजनीतिक अथवा वैदिक प्रणाली राज्य को कानून के ऊपर नहीं रख सकती, क्योंकि यह एक नागरिक के लिए अन्यायपूर्ण होगी कि उसे अपनी संपत्ति से गैर कानूनी तरीके से वंचित कर दिया जाए, वह भी राज्य के किसी अधिकार द्वारा, और इसका कोई हल भी न निकले। दूसरा है आज के प्रगतिशील समाजों में आधुनिक सामाजिक चिंतन तथा न्यायिक दृष्टिकोण पुराने राज्य संरक्षण की अवधारणा को नकारता है। आज के प्रगतिशील समाजों में आधुनिक सामाजिक चिंतन तथा न्यायिक दृष्टिकोण पुराने राज्य की संरक्षण अवधारणा को नकारता है तथा राज्य को अथवा सरकार को किसी भी अन्य न्याय योग्य वैधानिक वस्तु के समकक्ष रखता है। राज्य के कार्यों का विशिष्ट अविशिष्ट सरकार तथा गैर सरकारी सख्त खांचों में रखना ठीक नहीं है। यह न्याय संबंधी आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिकूल हैं। यानी कि कोई भी राज्य जो होता है कार्यों का विशिष्ट और अविशिष्ट और गैर सरकारी सख्त खांचों में रखना ठीक नहीं होगा। तीसरा बिंदु है राज्य की जरूरतें। राज्य की जरूरतें, इसके अधिकारियों के कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार, इन सब के बीच साम्य स्थापित करना आवश्यक है ताकि कल्याणकारी राज्य के कानून के शासन की क्षति न हो। कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य केवल देश की सुरक्षा अथवा कानून व्यवस्था लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे लगभग ही क्षेत्र शैक्षिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक वैवाहिक
में भी लोगों की गतिविधियों का नियमन एवं नियंत्रण करना हो गया है। राज्य की विशिष्ट तथा अविशिष्ट शक्तियों के बीच विभाजक रेखा, जिसका कोई तार्किक आधार नहीं है, आज मिट चुकी हैं। इसलिए कुछ कार्यों जैसे न्याय, प्रशासन, कानून व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध नियंत्रण, जिन्हें कि किन्हीं संवैधानिक शासन दायित्वों से अलग नहीं किया जा सकता, को छोड़कर राज्य प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी का दावा नहीं कर सकता। तो राज्य न्याय, प्रशासन, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में ही प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद 1965 में 65 के अपने निर्णय को बदला नहीं है। हालांकि उसने ये माना है कि दुर्लभ और सीमित मामलों में ही लागू होता है। सामान्य हित मामला, एक तो कॉमन कॉज केस 1999 जो है 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस सिद्धांत की परीक्षा की और विशिष्ट प्रतिरक्षा सिद्धांतों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि P&O स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी के मामले में राज्य की जवाबदेही का नियम तय किया गया, वह पुराना पड़ चुका है। उसने व्यवस्था दी कि आज जबकि राज्य की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, विशिष्ट और अविशिष्ट शक्तियों के बीच भेद करना कठिन हो गया है। राज्य की बढ़ी हुई गतिविधियों का व्यापक प्रभाव नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि उसी अनुपात में कल्याणकारी राज्य की जवाबदेहियों का भी विस्तार हो। राज्य को अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, चाहे वह विशिष्ट या अविशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते चले गए हों। अंत में न्यायालय में व्यवस्था दी कि कस्तूरीलाल मामले को पूर्वावधारणों के रूप में अब उपयोग नहीं किया जा सकता। बंदी हत्या मामले 2000 बंदी हत्या मामला जो 2000 है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायिक विस्तार की प्रक्रिया में कस्तूरीलाल मामले का अब कोई महत्व नहीं है। न्यायिक विस्तार कस्तूरीलाल मामले का कोई महत्व नहीं है उसका। अब हम समझेंगे लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद। लोक अधिकारियों के विरुद्ध देखें तो अधिकारी जो है उनके विरुद्ध वाद देखेंगे। पहला, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल। संविधान राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों के लिए कार्यालयीन कृत्यों एवं व्यक्तिगत कृत्यों से संबंधित कुछ उन्मुक्तियों को स्वीकार करता है, जो इस प्रकार हैं। पहला, कार्यालयी गतिविधियां। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों पर उनके कार्यकाल और कार्यालय और कार्यालय के बाद ऐसे किसी कार्य के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता जो उन्होंने अपनी कार्य शक्तियों और दायित्वों से संपन्न किए हैं, किंतु राष्ट्रपति के आधिकारिक निर्णयों और कार्यों की न्यायालय, अधिकरण और संसद द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा अभियोजन के आरोपों की जांच में समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रपति के बजाय भारत संघ के विरुद्ध तथा राज्यपाल के बजाय राज्य के विरुद्ध उचित युक्त कार्रवाई का प्रयास कर सकता है। दूसरा है व्यक्तिगत गतिविधियां। राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह उन्मुक्ति उनके कार्यकाल तक सीमित है तथा कार्यकाल के बाद इस उन्मुक्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, किंतु उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके कार्यकाल में सिविल कार्यवाही उनको 2 महीने पूर्व सूचना देकर ही की जा सकती हैं। दूसरे जो है वो है मंत्री। पहला राष्ट्रपति और राज्यपाल की बात की हमने लोक अधिकारियों के रूप में। दूसरे हैं मंत्री। संविधान मंत्रियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता, क्योंकि वे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के आधिकारिक कार्यों पर प्रत्यक्ष हस्ताक्षर नहीं करते, ब्रिटेन की तरह। ठीक है, अतः वह उन कार्यों के लिए न्यायालयों में जिम्मेदार नहीं होते हैं। दूसरे, वे राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के उन आधिकारिक कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं जो उनकी सलाह पर किए जाते हैं, क्योंकि न्यायालय पर ऐसी जानकारी मांगने पर रोक है, किंतु व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत कार्यों पर ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं है। उन पर अपराध व सिविल गतिविधियों के लिए साधारण न्यायालय में उसी प्रकार सिविल चलाया जा सकता है जिस प्रकार साधारण नागरिकों पर चलाया जाता है। तीसरे आते हैं न्यायिक अधिकारी। न्यायिक अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्यों की जिम्मेदारी से उन्मुक्ति प्राप्त है, अतः उन पर वाद नहीं चलाया जा सकता। न्यायिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1850 के अनुसार
न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर या न्यायिक कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों पर उनके कार्यों के लिए जो उन्होंने आधिकारिक कार्यों से निवृत्ति कर किए हों, सिविल न्यायालय में वाद चलाया जा सकता है। चौथा है लोक सेवक। संविधान में लोक सेवकों को उनके आधिकारिक अनुबंधों में न्यायिक जिम्मेदारियों से मुक्ति प्राप्त है। इसका तात्पर्य है कि लोक सेवकों को उनकी आधिकारिक क्षमताओं से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, किंतु केंद्रीय अथवा राज्य किंतु सरकार इन अनुबंधों के लिए जवाबदेह होती हैं। सरकार को जवाब देना पड़ता है, किंतु यदि अनुबंध संविधान में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध हो तो लोक सेवक जिसने अनुबंध किया है व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा लोक सेवकों को नागरिक गलतियों के लिए सरकार के संप्रभु कार्यों के संदर्भ में न्यायिक जिम्मेदारियों से मुक्ति प्राप्त है। अन्य मामलों में नागरिक गलतियों तथा गैर कानूनी कार्यों के लिए लोक सेवकों की जिम्मेदारी साधारण नागरिकों की तरह होती है। उन पर उनके द्वारा आधिकारिक क्षमताओं से की गई कार्यों के लिए कार्रवाई जो है 2 माह पूर्व सूचना पर की जा सकती है, किंतु उनके द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर किए गए कार्यों के लिए ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमताओं तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से किए गए कार्यों के लिए यदि आवश्यक हो तो आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। आपराधिक दंड संहिता के अनुसार जब एक लोक सेवक जिससे उसके पद से नहीं हटाया जा सकता, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उसे बचाया जाएगा यदि वह किसी अपराध का आरोपी है, उसने कबूला हो और उसे अपने नाम से हटाया गया। कोई भी अदालत ऐसे मामले में बिना केंद्र या राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से इस पर संज्ञान नहीं ले सकती। अब हम बात करते हैं 294 से 300 अनुच्छेद जो भी हैं उनकी बात करते हैं। 294 में लिखा गया कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्ति, अधिकार, दायित्व संबंधी उत्तराधिकार। तो उत्तराधिकार की बात 294 में की गई। 295 में जो है उत्तराधिकार कैसे हैं, वो भी अन्य मामलों में जो संपत्ति, परिसंपत्ति और अधिकार हैं वो कुछ मामलों के संपत्ति वो रह गए। 95 में अन्य मामलों के आगे। 296 में है राज्य अधिग्रहण। राज्य द्वारा जब्त करना अथवा चूक अथवा लावारी संपत्ति जो है वो राज्य करेगा। इसके अलावा 297 में लिखा गया है देशीय जल अथवा महादेशीय चट्टान के अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संसाधनों पर संघ का अधिकार होगा। 298 में लिखा गया व्यापार जारी रखने की शक्ति। 299 में लिखी गई संविदा और 300 में लिखा गया वाद, मुकदमा एवं कार्यवाही और 361 में लिखा गया राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को सुरक्षा प्रतिरक्षा उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। इसके पश्चात हम समझेंगे विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान, लेकिन अगले अध्याय में।